सभी को प्रणाम, आभार, अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को भाव रूप में हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय, आज की कहानी का आरंभ करते हैं। डे 43 शीर्षक है राजपुत्र और मंत्री पुत्र। एक देश के राजपुत्र और उसी देश के मंत्री पुत्र में गहरी मित्रता थी। एक ही साथ वह खेलते, घूमते और उठते बैठते थे। एक दिन दोनों अपना देश परिभ्रमण के लिए निकल पड़े हैं। उनका विशाल राज्य वह घूम घूम कर देखेंगे, जनता के साथ परिचित होंगे, देश को पहचानेंगे। उनके भ्रमण का यही उद्देश्य था। वह दिन भर चलते एवं रात होने पर कहीं भी विश्राम कर लेते थे। सुबह होते ही फिर चल पड़ते थे। इस तरह उनकी दिनचर्या चल रही थी। चलते चलते एक दिन उन्होंने यह आविष्कार किया कि वह तो अपना देश छोड़कर काफ़ी दूर किसी नए देश में पहुंच गए हैं। यह बात समझ में आते ही उन्होंने तय किया कि अब वह लौट चलते हैं। अपने देश का बहुत कुछ उन्होंने देख लिया। देश को काफ़ी हद तक पहचानने में भी उनको सफलता मिली है। अब इस नए देश में घूमने की क्या आवश्यकता है? यह तो उनका देश नहीं है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तय किया कि आज का दिन वहां रुककर दूसरे दिन स्नानाहार करके वह लौटने के लिए चल देंगे। उन्होंने देखा सामने ही एक धर्मशाला है, यहीं पर विश्राम कर लिया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने रात्रिवास के लिए वहां एक कमरा लिया। रात को सोने की तैयारी करते हुए उन्होंने देखा कि उसी कक्ष के एक कोने में 4 सोने के घड़े रखे हुए थे। इन घड़ों में क्या रखा हुआ है, यह जानने के लिए कौतूहलवश वे घड़ों के पास जाकर उनमें झांक कर एकाग्रचित से देखने लगे। वह देखते हैं कि उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। ऐसा चारों घड़ों में ही रखा है। एक एक कर वह दोनों पढ़ने लगे। पहले घड़े पर लिखा था, जब जैसा तब तैसा। दूसरे पर लिखा था, छोटा बड़ा होने पर उसे सम्मान दिया करो। तीसरे पर लिखा था, बड़े घर की बात बाहर फैलाओ मत। और चौथा संदेश था, सामने आया खाना छोड़कर कभी मत जाना। उन्होंने इन सुंदर वाक्यों को पढ़कर यह सोचा कि यह कोई शास्त्र का उपदेश होगा अथवा किसी संत की वाणी। धर्मशाला में तो कितने ही संत आते जाते रहते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर उन्होंने सोचा, आज यथाशीघ्र स्नानाहार करके यहाँ से निकल पड़ेंगे। मंत्री पुत्र ने राजपुत्र से कहा, दोस्त, कल हमने देखा था यहाँ पास ही एक नदी है, तुम वहाँ स्नानादि करके आओ। मैं इतनी देर में यहाँ रंधादि की तैयारी कर लेता हूँ। मंत्री पुत्र की बात मानकर राजकुमार नहाने के लिए नदी के रास्ते चल पड़ते हैं। मंत्री पुत्र रंधन कार्य में रत हो जाते हैं। मंत्री पुत्र ने अभी रंधनादि की शुरुआत की ही थी कि उस राज्य के 3-4 राजपुरुष उनके पास आकर उपस्थित होते हैं। आखिर बात क्या है? बात यह है कि इस राज्य के राजा का स्वर्गवास हो गया है। वह निसंतान थे। सिंहासन सूना पड़ा हुआ है। राज्य में अराजकता का सूत्रपात होने वाला है। अतएव कुछ राज्य सभासद ऐसे किसी व्यक्ति की खोज में निकले हैं जो राज लक्षण युक्त हों तथा राजपद पर वरण योग्य हों। इसी उद्देश्य से वह लोग धर्मशाला में आए हैं। धर्मशाला में आकर मंत्री पुत्र को देखकर ही वह समझ जाते हैं यह सामान्य परिवार के नहीं हैं। यह राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। यह राज लक्षण युक्त हैं। समय व्यतीत किए बिना वह लोग मंत्री पुत्र को साथ लेकर राजा की नगरी में पहुंचते हैं एवं अभिषेक करके गद्दी पर विराजमान कर देते हैं। अब मंत्री पुत्र और राजपुत्र दोनों एक दूसरे को संदेश नहीं दे पाते, दोनों एक दूसरे को बता नहीं पाते। मंत्री पुत्र को लेकर वहाँ के उस राज्य के लोग चले जाते हैं, उनको लेके। आगे क्या होता है आइए देखें। इधर नदी से स्नानादि करके राजकुमार जब धर्मशाला लौटते हैं तब देखते हैं कि उनके कमरे में मंत्री पुत्र नहीं है। 2 घंटे तक प्रतीक्षा करने के उपरांत भी जब मंत्री पुत्र नहीं आए
तब राजकुमार सोचने लगे, अब क्या करूं? मंत्री पुत्र कहाँ गए? कहीं कोई विपदा तो उन पर नहीं आ पड़ी? ऐसी तरह तरह की बातें सोचने में और कुछ समय बीत गया। मंत्री पुत्र अब भी नहीं लौटे। तब राजकुमार ने सोचा, वह शायद चले ही गए होंगे। चले भी गए होंगे तो क्या किया जा सकता है? अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचते सोचते पहले घड़े में रखे हुए लकड़ी के टुकड़े पर लिखा वाक्य उनको याद आया। उस पर लिखा था, जब जैसा तब तैसा। उन्होंने अपने मन को समझाया, ठीक है, जब जैसा तब तैसा ही करना पड़ेगा। सोचते रहने से कौन सा फायदा होने वाला है? ऐसा सोचकर उन्होंने खुद ही भोजन बनाया और खाना पीना करने के उपरांत विश्राम करने लगे। फिर भी वह उनका मंत्री पुत्र का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस सीख को अपनाई कि जब जैसा तब तैसा। जब जैसी परिस्थिति आई है तो अपना दृष्टिकोण हम उचित सही रखें और उसके अनुसार हम ढल जाएं। सोच सोच कर, चिंता कर करके, परेशान हो करके तो हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो उस लाभ हानि के चक्कर में ना पड़े, हम अपने विवेक से कार्य करें। कुछ दिन बीत गए पर मंत्री पुत्र नहीं लौटे। राजकुमार के पास जीवन यापन के लिए जो साधन था वह भी निशेष हो गया, अर्थात वह भी समाप्त हो गया। वह अत्यंत दयनीय स्थिति में पड़ गए। राजकुमार को देखकर बड़ी व्यथा होती थी। राजपुत्र हैं पर उनके आहार विहार का ठिकाना नहीं है। शक्ल सूरत मुरझा सी गई है। उड़ते हुए सूखे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, उनको पहचाना भी नहीं जा सकता था। बदहवास सी सूरत हो गई उनकी। राजकुमार अब काम ढूंढने लगे। धन चाहिए जीवन यापन के लिए, पर काम ढूंढने पर काम मिलता ही कहाँ है। दूसरा कोई उपाय न देखकर वह उस देश के राजा के पास पहुँचे। शायद उनकी दया से एक काम ही उनको मिल जाए, जीविका का एक साधन हो जाए। उस देश के राजा तो उनके ही मंत्री पुत्र हैं। राजकुमार उनको देखते ही पहचान लेते हैं। उस राज्य के राज सिंहासन पर वह विराजमान हुए हैं। उनको पहचान कर भी राजकुमार कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने सोचा, मंत्री पुत्र अभी राजा हैं और वह रास्ते के भिखारी हैं। अचानक उनको याद आया लकड़ी के टुकड़े पर लिखा दूसरा वाक्य, छोटा बड़ा होने पर उसको सम्मान देना चाहिए। याद आते ही वह सम्मान प्रदर्शन के नियम से राजा को प्रणाम करते हैं। राजा के योग्य सम्मान राजा को दिया। मंत्री तो बैठे थे राज सिंहासन पर, और जो राजपुत्र थे वह भिखारी के रूप में पहुंच चुके थे और वह काम मांगने आए थे। उन्होंने राजपुत्र ने मंत्री पुत्र को पहचान लिया, पर उनकी ऐसी दशा हो गई थी कि मंत्री पुत्र उन राजपुत्र को नहीं पहचान पाए, अपने मित्र को नहीं पहचान पाए। आइए देखें आगे क्या होता है। परंतु राजा अर्थात मंत्री पुत्र उनको पहचान नहीं सके। पहचाने भी कैसे? उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी, निराहार के कारण मुरझाया हुआ सा चेहरा, उनको पहचानना तो असंभव है। इस व्यक्ति ने जिस कायदे से उनको सम्मान दिया, उससे यह समझ में आता है कि उक्त व्यक्ति अत्यंत सभ्य एवं सच्चा है। अतः उन्होंने जब राजा से काम के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने वह प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा ने उनको राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सभासद के पद पर नियुक्त किया। सभासद के पद पर नियुक्त राजकुमार बड़ी सुंदरता से पदभार का दायित्व निभाने लगे। सभागार में सबसे पहले उनकी ही उपस्थिति होती थी। राजा को सब काम में वह सलाह देते थे। उनकी सलाह लिए बिना राजा कोई काम नहीं करते थे। देखते ही देखते वह राजा के सर्वाधिक विश्वास पात्र बन गए। सभासद राजपुत्र अभी राजा मंत्री पुत्र के अत्यंत अंतरंग व्यक्ति बन गए। वह राजा, रानी और राजघराने की सभी गोपनीय वार्ता जानते थे। यहाँ तक कि राजा अपने मंत्रियों से भी जो वार्ता गुप्त रखते हैं, उस वार्ता की चर्चा वह राजकुमार के साथ करते हैं। यह कहा जा सकता है कि इस राज्य की भलाई, बुराई, उन्नति, अवनति सब राजपुत्र के हाथों में है। सभासद राजकुमार इन सब बातों को गुप्त ही रखते हैं, कारण उनको सर्वदा याद आती है धर्मशाला में रखी हुई तीसरे घड़े पर लिखी हुई बात, बड़े घर की बात बाहर फैलाओ मत। यह सीख उन्होंने धारण की थी और उसको ही जीवन में अपनाया था।
और उस सीख को जैसे जैसे वे अपनाते गए वैसे वैसे उनके जीवन में परिवर्तन और जीवन उनका उन्नति की तरफ बढ़ता गया। एक दिन राज्य की रानी बहुत बीमार हो जाती हैं। अनेक चिकित्सक, कितने हकीम, वैद्य आए गए, पर रानी को आराम नहीं मिला। उनकी हालत बिगड़ती ही गई। इस बीच राजमहल में एक प्रकांड विद्वान ज्योतिषी पधारे। उनको भी रानी की अस्वस्थता के बारे में बताया गया। सब सुनकर रानी की कुंडली देखकर उन्होंने कहा, रानी को मृत्यु दोष है, उनकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु से रानी की रक्षा का एक रास्ता खुला है, वह है रक्तदान। आने वाले कल की सुबह राज दरबार में जो सबसे पहले प्रवेश करेगा, उसके रक्त से यदि महारानी को स्नान कराया जाए, तभी उनका मृत्यु योग खंडित हो सकता है। इस मृत्यु योग के खंडित होने पर वह दीर्घ दिनों तक दीर्घजीवी होकर स्वस्थ रह सकती हैं। कितना कठिन है यह, और कितनी कठिन। एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कोई परीक्षा होने वाली है, परीक्षा हो रही है, और किसी की परीक्षा तो यहाँ हो रही है, उसको ही उस कसौटी पे खरा उतरना है। फिर भी ज्योतिषी की जो बात है वह उचित ही है, ऐसा इस कहानी का भाव भी है। ज्योतिषी की इस बात को सुनकर सब सिहर उठते हैं। वह भयभीत एवं मर्माहत होकर मृदु स्वर से आपस में चर्चा करने लगे। हाय सर्वनाश, अब क्या उपाय किया जाए? प्रतिदिन सर्वप्रथम राजसभा में प्रवेश करने वाले तो राजा के प्रिय व्यक्ति हैं। आखिर उनकी इतनी सेवा, निष्ठा, सत्यता का यही परिणाम होगा। भय से सब व्याकुल हो रहे थे। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले जल्लाद तैयार थे। भोर होगी, सूर्योदय होगा, सर्वप्रथम राजसभा गृह में जिसका प्रवेश होगा, उसकी बलि देकर उसका रक्त महारानी के निकट उपस्थित किया जाएगा। महारानी उक्त रक्त के स्नान से स्वस्थ हो जाएंगी। राजरानी उन लोगों को कितना पुरस्कार देंगी, उपाधि भी दे सकती हैं। कितना सम्मान मिलेगा, कितने सपने वह देख रहे थे। इधर राजकुमार नियत समय पर रवाना हुए। अपने कर्तव्य के पालन के उद्देश्य से, राज दरबार जाने के उद्देश्य से। राजपुत्र आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके रास्ते के सामने ही एक वृद्धा हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करती हुई बोली, महाभाग, मेरी एक बात है। राजकुमार बोले, कौन सी बात है? माता वृद्धा ने कहा, देखिए, आज शनिवार है। मैं शनि मंगल का व्रत रखती हूँ। मेरे व्रत के अनुसार प्रति शनि मंगलवार को जिसके साथ सर्वप्रथम मुलाकात होगी, उनके पैर धुलाकर उनको भोजन करवाना पड़ेगा, तभी मेरे व्रत की सफलता है। इस मार्ग पर आप ही मेरे लिए सर्वप्रथम हैं। आप अनुग्रह कीजिए। थोड़े समय के लिए यदि आप मेरे गृह पदार्पण करें, तभी मेरे व्रत की रक्षा हो सकती है। वृद्धा की बात सुनकर राजपुत्र ने कहा, माता, मेरे पास समय नहीं है। मुझे यदि विलंब हो जाए तो मेरे कर्तव्य में त्रुटि हो जाएगी। आप किसी और वृद्धा राजपुत्र की बात को पूरी नहीं होने देती हैं। कहती हैं, आप किसी और वृद्धा राजपुत्र की बात को पूरी नहीं होने देती है। कहती है, वह तो मेरा प्रथम दर्शन व्यक्ति नहीं हो सकता। किंचित समय के लिए यदि राजकुमार सोच में पड़ गए, वह सोचने लगते हैं, क्या करूं? रुक जाऊं तो कर्तव्य में त्रुटि होगी, चला जाता हूं तो वृद्धा का व्रत टूट जाता है। क्या करूं? यहाँ उनकी कर्तव्य निष्ठा को नमन है। वे अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति इतने सजग हैं कि वे ऐसा थोड़ा असमंजस में पड़ गए कि मैं क्या करूं, मेरे कर्तव्य में त्रुटि हो सकती है, उसके लिए मैं नहीं रुक पा रहा हूं। और व्रत टूट जाता है तो उनका व्रत टूट जाएगा और वे किसी दूसरे व्यक्ति को देखेंगी तो वह प्रथम नहीं होगा, यह उनका भाव है। तो वे इस असमंजस को भगवान के चरणों में रख के फिर उस विवेक को धारण करके, उस श्रद्धा भाव को धारण करके आगे क्या करते हैं, आइए देखते हैं। राजकुमार क्या करूं क्या ना करूं की उलझन में पड़ गए। अचानक उनके मन में ख्याल आया धर्मशाला की चौथी लिखी हुई बात का, कि सामने आया खाना छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। उन्होंने वो सारी सीख अपनाई जो उनका मार्गदर्शन करती रही और उस सीख को अपनाकर ही वे चलते रहे। आज वह आखिरी चौथी वाली सीख उन्होंने अपनाया कि आया खाना सामने छोड़कर कहीं नहीं
जाना चाहिए। यह वाक्य याद आते ही उन्हें निर्णय लेने में विलंब नहीं हुआ। उन्होंने कहा, चलो माता, पर थोड़ी शीघ्रता करनी पड़ेगी। ऐसा ही हुआ। वृद्धा ने यथासंभव शीघ्रता से उनका पाद प्रक्षालनादि कराकर भोजन करा दिया। राजकुमार अति द्रुत गति से राज दरबार की ओर चल पड़े। जितनी भी शीघ्रता क्यों न करें, उस दिन उनको विलंब हो गया राज दरबार पहुंचने में। उधर उस दिन भोर होते न होते राज दरबार खोल दिया गया। जल्लाद प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रथम प्रवेशकर्ता का द्वार खुला देख एक कुत्ता दरबार गृह में प्रवेश कर गया। दरबार तो सुबह से ही खुल गया था और राजकुमार को आना था, पर उनके कर्तव्य के बीच में एक फर्ज और आ गया और वह जो सीख थी उसको पालन करने में वे लग गए। उतनी देर तक राज दरबार खुला रहा, इसलिए उसके बीच में वह कुत्ता प्रवेश कर गया। घुसने के साथ ही जल्लादों ने उसको पकड़कर यथाशीघ्र उसकी बलि देकर उसका रक्त महारानी के सामने उपस्थित किया। काल विलंब नहीं करते हुए रानी ने उस रक्त से स्नान किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि स्नान के साथ ही साथ रानी जी अपने को स्वस्थ महसूस करने लगी। उनके चेहरे पर निरोगता का आनंद दिखने लगा। देखते ही देखते रानी को उनका खोया हुआ स्वास्थ्य मिल जाता है। राजकुमार ने राज दरबार में प्रवेश करके यह घटना सुनी और इस घटनाक्रम को उन्होंने ईश्वर की असीम कृपा के रूप में स्वीकार किया। दिन चलते जा रहे थे। राजकुमार के राज दरबार में सभासद का पद संभालने के बाद में उनकी शक्ल सूरत एवं देह सौष्ठव में परिवर्तन नजर आने लगा। एक दिन हजामत आदि बनाकर उनके राज दरबार में प्रवेश करते ही मंत्री पुत्र उनको पहचान लेते हैं। जिनको भगवान अपनी कसौटी पे खरा उतारने की कोशिश करते हैं ना, वह भगवान के बहुत ही प्रिय होते हैं और उनकी उसी तरह भगवान परीक्षा भी लेते हैं। तो राजकुमार की भगवान परीक्षा ले रहे थे और भी उनके गुण संवारने में लगे थे ईश्वर, और उनको वो जो 4 सीख दिए उन्होंने वह उसको अपनाया और उसको जीवन में धारण किया। और उन्होंने धारण किया इसलिए ही उनके उस दिन प्राण भी बच गए। और वह कुत्ता प्रवेश किया और कुत्ते को प्राण गंवानी पड़ी, तो वह तो उसका कार्मिक रहा होगा, पर वह भी किसी के काम आया। वह रानी के स्वास्थ्य के काम आया, तो उसको भी भगवान सद्गति दें। आज यही भाव मन से प्रार्थना निकल रही है। आइए देखें आगे क्या होता है। उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब वह रुक नहीं सकते। वह साथ ही साथ सिंहासन से नीचे उतर आते हैं और राजकुमार का आलिंगन करते हुए कहते हैं, मित्र तुम। ये दोनों मित्र मिल गए। उन्होंने उस दिन अपनी शक्ल सूरत उनके में परिवर्तन आया। उन्होंने अपनी दाढ़ी वाड़ी उतरवाई थी, तो वे बिल्कुल पहले जैसे राजकुमार दिखने लगे। तब मंत्री पुत्र ने उनको पहचान लिया और देखा कि इतने समय से आप मेरे साथ यहाँ थे और मैं आपको पहचान नहीं सका। वे तुरंत आके उनके साथ गले मिले और आभार प्रकट किया। दरबार में उपस्थित सभासदगण इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनको तो पता नहीं था सभी को। राजकुमार सम्मति सूचक सिर हिलाते हैं। मंत्री पुत्र कहते हैं, तुमको मैं कभी नहीं भूला। तुम मेरे इतने पास हो पर तुमको पहचान नहीं पाया। आज तुमको इस वेश में देखकर पहचाना। यार, राजकाज करना मेरा काम नहीं है। राजकाज करना राजा को ही शोभा देता है। आओ, आज से तुम ही सिंहासन पर विराजो। मेरी जगह तुम्हारे नीचे है। इतना कहकर राजकुमार को मंत्री पुत्र ने राज सिंहासन पर आसीन करा दिया और स्वयं मंत्री के आसन पर आसीन हुए। कितनी सुंदर यह मित्रता रही और कितना ही सुंदर यह भाव है। यह समर्पण का भाव है कि वह मंत्री पुत्र तो राजा बन गए थे, फिर भी आज उनका जब मित्र मिला उन्हें, तो उनका समर्पण भाव कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। इतने दिनों के बाद वे दोनों मित्र आपस में मिलकर वह सुगंधि फैलाए, मतलब एक ऐसा भाव जिनको शब्दों में नहीं कह सकते हम। और ऐसा लग रहा है कि सामने ही यह चित्रित हो रहा है। दोनों मित्र मिले, दोनों ने एक दूसरे के लिए समर्पण किया। एक मंत्री पुत्र राजा को पुनः राजा बनाया। वह चाहता तो वो स्वयं भी राजा बना ही रह सकता था, लेकिन मित्रता उसने निभाई। दोनों ने ही मित्रता परिपूर्ण ढंग से निभाई।
आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, सभी का आभार, सभी को प्रणाम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।